नमस्कार। मैं नवनीत कुमार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय है साधारणीकरण। साधारणीकरण के अध्ययन से विद्यार्थी साधारणीकरण के उद्देश्य से परिचित हो सकेंगे, रस और मनोविज्ञान के संबंध को जान सकेंगे तथा विभिन्न आचार्यों के मत से परिचित हो सकेंगे। कवि काव्य का सर्जक होता है। वह अपनी कल्पना मात्र से काव्य का सृजन करता है। कवि की इस कल्पना में उसकी प्रतिभा, कौशल, शिल्पगत विशेषताएं आदि गुणों के कारण वह काव्य के समूचे केंद्र में रहता है। कवि ही वह कारक है जो कृति अथवा काव्य के साथ पाठकों को रसास्वादन के लिए एक उपयुक्त मन स्थिति का निर्माण करता है। साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण वस्तुतः रस निष्पत्ति की वह स्थिति है जिसमें दर्शक या पाठक कोई अभिनय देखकर या किसी काव्य को पढ़कर या कोई कविता सुनकर उससे स्वयं का तादात्म्य स्थापित करता हुआ उसका रसास्वादन करता है। एक तरह से यह रस की वह स्थिति है जिसमें दर्शक अथवा पाठक अपने मन में मैं या पर का भाव दूर करके वह अभिनय या काव्य के अन्य पात्रों के माध्यम से एकात्म में विलीन होकर तादात्म्य स्थापित करता है। साधारणीकरण का आशय सामान्यीकरण है, अर्थात जब वह भाव विभाव आदि विशेषत्व को पूरी तरह से समाप्त करके सामान्य हो जाए तो इस अवस्था को हम साधारणीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कवि का भाव कवि का न लगकर हमें अपना ही लगने लगे, जैसे बाल लीला करते हुए कृष्ण यशोदा का पुत्र न लगकर पाठक को हमें अपना पुत्र लगने लगे। वह स्थिति यानी कृष्ण के प्रति जो भाव माँ के अंदर उत्पन्न हो जाए वह स्थिति साधारणीकरण कहलाती है। एक तरह से ऐसा लगे कि यशोदा के जो भाव यशोदा के प्रति जो भाव कृष्ण के लिए है यशोदा में, वैसे ही भाव माता का अपने पुत्र के प्रति हो जाए, यह स्थिति साधारणीकरण की कहलाती है। साधारणीकरण वस्तुतः रस के अंतर्गत व्याख्यायित होता है। यह भारतीय काव्यशास्त्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साधारणीकरण में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको भट्ट नायक ने इसकी व्याख्या की थी रस निष्पत्ति के अंतर्गत। भट्ट नायक ने सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए इन्हें साधारणीकरण का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनके अनुसार विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव सभी का साधारणीकरण होता है। इन्होंने भावकत्व को साधारणीकरण माना है और इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, भावकत्व साधारणीकरण तेन ही व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणीकरणी क्रियन्ते। अर्थात भावकत्व ही साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभाव आदि और अस्थाई भावों का साधारणीकरण हो जाता है। अर्थात भावकत्व का आशय दर्शक और अस्थाई भाव का एक हो जाना। इस संबंध में अन्य संस्कृत आचार्यों के भी मत हमें देखने को मिलते हैं। से एक आचार्य हैं अभिनवगुप्त। इनके अनुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र विशेष नहीं रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाता है। वह केवल देश काल की सीमा में बद्ध नहीं रहता, बल्कि वह सार्वदेशिक बन जाता है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि साधारणीकरण विभाव आदि का नहीं होता, अपितु अस्थाई भावों का होता है। दूसरे आचार्य विश्वनाथ, जिनकी पुस्तक है साहित्य दर्पण,
ये कहते हैं कि विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। आचार्य विश्वनाथ ने आलंबन, आश्रय, पाठक सभी का साधारणीकरण माना है तथा आश्रय के साथ प्रभात दर्शक, पाठक, सहृदय के तादात्म्य पर विशेष बल दिया है। एक अन्य आचार्य जगन्नाथ, इनके अनुसार साधारणीकरण तात्विक रूप से संभव नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। इनका मत है कि साधारणीकरण कोई वस्तु नहीं है। यह मत भी भ्रामक है। इन्होंने साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन या भावना दोष की स्थापना किया है। यह एक ऐसा दोष है जैसे कि सीपी के टुकड़े को देखकर, सीपी अर्थात सीप, नदी में समुद्र में सीप पाया जाता है, उसको देख करके चांदी के टुकड़े जैसा भ्रम हो, तो यह भ्रम की स्थिति साधारणीकरण कहलाती है। कुछ आधुनिक चिंतकों ने भी इस संबंध में मत प्रस्तुत किए हैं। हिंदी के मूर्धन्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबन को साधारणीकरण माना है। साधारणीकरण को आचार्य शुक्ल दो पक्षों में बताते हैं। पहला, साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। दूसरा, सहृदय आश्रय के साथ तादात्म्य होता है। आचार्य शुक्ल ने काव्यानंद अथवा रस को ब्रह्मानंद सहोदर नहीं माना है, अपितु सामाजिक के धरातल पर रस की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ तक कहा कि साधारणीकरण न तो आलंबन का होता है और न ही आश्रय का। साधारणीकरण तो कवि की अनुभूति का होता है। डॉक्टर नविंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। एक अन्य आलोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। अब ये अनुभूति से आगे की बात करते हैं और कहते हैं कि साधारणीकरण के संबंध में योग की मधुमती भूमिका की कल्पना की है। इन्होंने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना और श्याम सुंदर दास ने सहृदय अर्थात दर्शक के संदर्भ में। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र कहते हैं कि साधारणीकरण के संबंध में मधुमती की भूमिका की कल्पना की और कहा कि चित्त का निर्वृत्तिक हो जाना ही मधुमती की भूमिका या साधारणीकरण है। केशव प्रसाद मिश्र सहृदय की चेतन अवस्था को ही साधारणीकरण मानते हैं। इसी प्रकार हिंदी के प्रमुख आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि साधारणीकरण का अर्थ दर्शक या पाठक के बीच भावों का तादात्म्य स्थापित करना है। वे कवि कल्पित सभी व्यापारों का साधारणीकरण मानते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटकीय प्रपंच, नाटककार, दर्शक सभी का साधारणीकरण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधारणीकरण या सामान्यीकरण अर्थात जब जब विभाव आदि का विशेषत्व पूर्णतया समाप्त होकर सामान्य न हो जाए तब तक साधारणीकरण की स्थिति नहीं बनती है। साधारणीकरण रस निष्पत्ति की वह स्थिति है जिसमें दर्शक या पाठक कोई अभिनय देखकर या कोई कृति को पढ़कर उससे तादात्म्य स्थापित करता हुआ उसका रसास्वादन करता है। भट्टनायक के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना है। इसी तरह नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है, जबकि श्याम सुंदर दास ने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण माना है। इसी प्रकार केशव प्रसाद मिश्र ने चित्त का निर्वितर्क हो जाना ही साधारणीकरण माना है। नंद दुलारे वाजपेयी दर्शक या पाठक के बीच भावों का तादात्म्य होना ही साधारणीकरण मानते हैं। वे कवि कल्पित सभी व्यापारों, सभी कार्य व्यापारों का साधारणीकरण मानते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। इस संबंध में
हम विद्यार्थियों को सलाह देते हैं कि वे साहित्यिक अध्ययन की दृष्टियाँ उदय भानु सिंह की पुस्तक जो नेशनल पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुई है, इसी प्रकार काव्यालंकार आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से प्रकाशित हुई है। भारतीय काव्यशास्त्र की आचार्य परंपरा विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने संपादित की है। भारतीय काव्यशास्त्र तारकनाथ बाली राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। निशा अग्रवाल की पुस्तक भारतीय काव्यशास्त्र लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। ये पुस्तकों को हम विद्यार्थियों को सलाह देते हैं कि वो इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा। हम अगली चर्चा में एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।